हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारी पॉलिटी की क्लास 3 शुरू हो चुकी है। स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं मूल अधिकार और उसके बाद संविधान की विशेषताएं। तो हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और दोनों में ही हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। पहले में मूल अधिकार कर चुके हैं और दूसरी वाली में कर चुके हैं संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो आज हमारा 3rd टॉपिक शुरू होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम में बस कुछ ही टॉपिक्स दिए गए हैं जो संविधान में आपसे पूछे जाएंगे, तो बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपका ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। आपको पूरे 5 में से 5 क्वेश्चन हमारी वीडियोस से देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो हमारे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह हमारे संविधान के भाग 4 किसमें है, भाग 4 और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक। ठीक है, तो इसमें हमारे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अच्छा, हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं ये हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तीसरा पॉइंट, आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 को कितनी अनुसूचियाँ थीं और अब वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये भी आपको अभी बताना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो राज्य के नीति तत्व, देखिए इनको जोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी हमारे संविधान में, तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। तो ये किस उद्देश्य से हमारे संविधान में जोड़े गए, भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। देखिए, ये जो डीपीएसपी, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें डीपीएसपी भी कहते हैं, ये हमारे संविधान में इसलिए जोड़े गए। ये देखिए राज्य को ये राज्य को एक तरीके से निर्देशित करते हैं कि उन्हें राज्य को लोगों के लिए कल्याणकारी कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसका उद्देश्य था भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक रूप से सभी लोगों को मतलब ऊपर उठाना उनका स्तर, और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो ये इसका उद्देश्य था। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें मैंने कुछ नोट पॉइंट्स डाल रखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 42वें संविधान संशोधन। अच्छा, मैंने फर्स्ट वीडियो आपको यही बताया था, 42वां संविधान संशोधन, इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों में परे वरीयता दी गई है। इसका सेकंड पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। देखिए, ये एक कथन था, इसमें लिखा हुआ नहीं है, प्रिंट मिस हो गया थोड़ा। ये किसने कहा था, ये केटी शाह ने कहा था। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आप अपने नोट्स में नोट कर लेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक ऐसा चेक किसने कहा है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ये कथन है केटी शाह का, तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट नोट पॉइंट है, मौलिक अधिकार राज्य की नकारात्मक भूमिका वर्णन करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य की नकारात्मक भूमिका का वर्णन करते हैं, मतलब कि आपको अस्पृश्यता नहीं करनी है, कि ये अधिकार व्यक्तियों को हैं, ये अधिकार व्यक्तियों को हो, राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो मौलिक अधिकार क्या है, एक तरीके से नकारात्मक है राज्य के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अधिकार व्यक्तियों को, भारत की जनता को दिए गए हैं, इसलिए वो नकारात्मक हैं। और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य के लिए सकारात्मक है। ठीक है,
सकारात्मक क्यों कहते हैं? इसमें बस राज्य को ये आदेश दिया गया है आपको कल्याणकारी राज्य इस तरीके से बनाना है, ये करना है, उसकी भूमिका को बताया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक बात पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कैसे हैं, तो वो नकारात्मक है राज्य के लिए, और नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं, सकारात्मक है। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट है मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व, देखिए नीति निर्देशक तत्वों को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, कोर्ट केस नहीं कर सकते नीति निर्देशक तत्वों पर। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। जबकि मौलिक अधिकारों को लेकर आप कोर्ट में जाते हैं कि हमारा मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या हमें हमारा मूल अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप सीधे कोर्ट जाते हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी सुविधा दी गई कि आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को आप परिवर्तन नहीं करा सकते। ठीक, क्योंकि वो आपके लिए है नहीं, वो तो राज्य के लिए दिए गए हैं, क्योंकि कल्याणकारी राज्य कैसे बनाना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार। आपको पता होगा मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अच्छा, इसका किस अनुच्छेद में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक हैं। और भाग 4 DPSP ये किस में है, ये तो मैंने अभी बताया 36 से 51 तक है। ठीक, भाग 4 में है। तो संविधान का भाग 3 तथा भाग 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से भाग मिलकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ठीक, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। तो देख लेते हैं DPSP के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। DPSP शॉर्ट फॉर्म है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में DPSP कह देते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये आपने क्या कह दिया DPSP। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो ये देखिए आपको पता चल रहा है उसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, किस लिए, लोक कल्याण के लिए। ठीक है, लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आएगा कि लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो आपको लगाना है अनुच्छेद 38 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का। इसमें क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए आपने देखा होगा कोर्ट केस में कई बार होता है कि किसी के पास पैसे नहीं अपना वकील करने के लिए, तो सरकार उनको सरकारी वकील देता है। तो ये क्यों देता है, सरकार क्यों देती है, क्योंकि राज्य के निर्देशक तत्वों के अनुसार सभी को निःशुल्क विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। तो राज्य ने निःशुल्क विधिक सहायता देता है। ठीक है, तो ये किसमें दिया है, अनुच्छेद 39 में दिया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, निःशुल्क विधिक सहायता DPSP के किस अनुच्छेद में है। तो आपको लगाना है अनुच्छेद 39 का में है। ठीक है, चलिए 39 का या 39A, देखिए दोनों एक ही बातें हैं, इसे 39A भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं, ध्यान रखेंगे। अगर 39A लिख के आता तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये कि ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है। तो ये पहले तो यही है कि DPSP के अंतर्गत आता है, और ये पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये। ठीक है, दोनों ही बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों पूछी जाती हैं कि किस में आता है, तो DPSP में आता है, या फिर लिखा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के अंतर्गत आता है, या फिर पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में आता है, तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। तो 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, राज्य इस तरीके से व्यवस्था बनाएगा कि लोगों को लोक सहायता मिले, काम मिले और शिक्षा मिले। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता आप सभी जानते होंगे। ठीक है,
मिलती है, एम्बुलेंस की सेवा मिलती है, या फिर प्रसूति सहायता जो सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी होने पर माँ और शिशु को दी जाती है कुछ रुपए के रूप में, शायद 1400 रुपये ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत प्रसूति सहायता को बंद है, तो आपको बताना अनुच्छेद 42 के तहत। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा किस भाग में है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का। 43 का में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। देखिए ये इस तरीके से आते हैं 43 का, अभी आपने वो पढ़ा था 39 का। ये एक्चुअल में राज्य के जब नीति निर्देशक तत्व थे उनमें नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए का या ABCD करके इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसीलिए इनके साथ का लगा हुआ है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना किसी के साथ का लगा है किसी के साथ कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये बाद में जोड़े गए हैं, बस यही है ये कि 43 के बाद एक और जोड़ दिया गया 43 का, 43 खा या 43B, इस तरीके से जोड़ते चले गए आगे जब तक ज़रूरत पड़ती गई। ठीक है, तो 43 हम लोगों ने यहाँ पे नहीं पढ़ा, आपने देखा होगा 42 के बाद ये 43 का पढ़ा, 43 नहीं पढ़ा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, केवल आपको इम्पोर्टेंट कराएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है 44, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए एक ये और एक ग्राम पंचायतों का गठन, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, वैसे सारे इंपॉर्टेंट ही कराए मैंने, पर ये दोनों कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता ये किस अनुच्छेद में आती है, तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। देखिए राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध कराएगा। ठीक, ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। देखिए इसे थोड़ा मॉडिफाई करके और इसे मूल अधिकारों में पहुंचा दिया गया था। ठीक है, आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको कि 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है अनुच्छेद 46 में क्या है, SC/ST या दुर्बल वर्ग। ठीक है, SC/ST आप जानते होंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दुर्बल वर्ग, इनकी शिक्षा संबंधी अभिवृद्धि या इनको बढ़ावा देने का राज्य प्रयास करेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47। इसमें क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो राज्य का कर्तव्य होगा लोगों को पोषाहार, देखिए लोगों में पोषक तत्वों की कमी ना हो और उनका जीवन स्तर ऊंचा बने। ठीक है, तो देखा होगा आपने MDM वगैरह जो शुरू किया गया है वो इसी के अंतर्गत किया गया है। स्कूलों में जो खाना बनता है तो वो अनुच्छेद 47 DPSP के अंतर्गत। ठीक है, राज्य बाध्य है ये करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट है देखिए इसमें क्या है, कृषि से संबंधित जो भी राज्य कार्य करते हैं वो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कृषि और पशुपालन संबंधित जो भी योजनाएं वगैरह आती हैं वो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या अनुच्छेद 48 का, पर्यावरण का संरक्षण। देखिए ये भी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा बहुत पूछा जाता है, इस पर भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेंगे एग्जाम्स में। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। इसका मतलब है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और वन्य जीवों की रक्षा करे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों संस्थानों का संरक्षण। देखिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या स्मारक जो होते हैं तो इनको संरक्षण देना भी राज्य का कर्तव्य है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 49 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन अधिकतर संविधान में जब भी बनता है तो इन्हीं दोनों से बनता है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाने हैं और मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 50-50 कर दिया गया है, इससे आप ध्यान रख सकते हैं 50-50 कर दिया गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग कर दिया गया। बहुत पूछा जाता है ये भी, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या अनुच्छेद 51 में क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा भी देश की होती रहे। ठीक है, तो ये राज्य सब देखिए, ये सभी जो नीति नेतृत्व हैं ये राज्य के लिए हैं कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कल्याणकारी हो। राज्य का देखिए, राज्य संविधान में राज्य शब्द का ज़्यादातर प्रयोग जो किया गया है वो देश के लिए किया गया है। ठीक है, राज्य ऐसा नहीं है आपका अपना कोई भी राज्य यूपी हरियाणा ऐसा नहीं है, आपका राज्य शब्द का प्रयोग अधिकतर देश के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। कुछ नोट पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिख रखे हैं, तो क्या है देख लेते हैं। ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 39A 43A और 48A ये सभी कैसे जुड़े, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं, यानी कि मिनी संविधान कहते हैं इसे। ठीक है, इसके द्वारा ही ये जोड़े गए थे। मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में ये 39 से 43 से और 48 से नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए, संशोधन किया गया। ये कौन सा संशोधन था, ये 42वां संशोधन था। तो ये भी पूछा जाएगा कि 43A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या फिर 39A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या फिर 48A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या है। 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया तथा प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के तहत जोड़ दिया गया। देखिए ये बात तो मैं आपको समझा चुका हूँ ऊपर ही। ठीक है, जहाँ पे अनुच्छेद 45 दिया गया था ये वही बात लिखी हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए सिद्धांतों के आधार पर अगर हम लोग अगर DPSP को बांटा जाए, जो हमारे DPSP हैं, अगर इनको सिद्धांतों के आधार पर बांटा जाए तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है समाजवादी सिद्धांत के आधार पर, तो इसमें समाजवादी सिद्धांत के आधार पर कौन से अनुच्छेद हैं, 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47। ठीक है, तो ये आपसे बहुत रेयर केस है लेकिन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत हो। तो जो DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं उनके ये अनुच्छेद जो हैं समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ अनुच्छेद जो हैं वो गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार आते हैं। कौन कौन से, 40, 43, 20, 46 और 48। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो उदार बौद्धिक का आधार पर सिद्धांत के आधार पर कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो 44, 45, 48, 49, 50 और 51। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं कि किस सिद्धांत के आधार पर कौन से अनुच्छेद हैं DPSP के। ये केवल DPSP वाले अनुच्छेद हैं। ठीक है, 36 से 51 के बीच वाले, तो आपको इस सिद्धांतों के आधार पर भी याद रखने हैं। तो ये आपके आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो हमारी इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।